नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने कृषि फसल बीमा और ऋण पर रणनीतिक साझेदारी के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ किया समझौता। तोमर ने कहा, इस समझौते से छोटे किसानों को होगा फायदा। इस्राइल के दौरे से लौटे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, बागवानी के क्षेत्र में इस्राइल की तकनीक का किया जाएगा उपयोग। भारत में चल रहे बागवानी के 29 एक्सीलेंस सेंटर, जिन्हें भविष्य में और बढ़ाया जाएगा। हरियाणा सरकार शुरू करने जा रही है चारा बिजाई योजना। योजना में किसानों को चारा उत्पादन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा अनुदान। राज्य की गौशालाओं को हरा चारा उपलब्ध हो सके, इसके लिए चारा बिजाई योजना। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में देश के पहले अमृत सरोवर का किया उद्घाटन। कहा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और जल शक्ति मंत्री ने जनहित में अमृत सरोवर का किया है निर्माण। और अब खबरें विस्तार से। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें UNDP केंद्र की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की उपस्थिति में PMFBY के CEO रितेश चौहान और UNDP की रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव शोको नोडा द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन के तहत UNDP संयुक्त कृषि ऋण और फसल बीमा के क्रियान्वयन के लिए कृषि मंत्रालय को समर्थन देने के लिए सिस्टम में अपनी विशेषज्ञता और वैश्विक जानकारी से लाभान्वित करेगा। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्रीय कृषि मंत्रालय देश के करोड़ों किसानों के हित में योजनाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ लागू कर रहा है। सभी किसानों को प्रत्यक्ष लाभ प्रदान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच किसानों के लिए है और इसका लाभ बड़ी मात्रा में किसानों को मिल रहा है। विगत वर्षों में लगभग उनका किसानों की ओर से 21,000 करोड़ रुपए का प्रीमियम जमा हुआ, लेकिन जहाँ जहाँ नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई करने के लिए लगभग कंपनियों के द्वारा 1,15,000 करोड़ रुपए के नुकसान की भरपाई की गई। लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में लगातार हम लोग मंत्रालय के स्तर पर भी और आम तौर पे किसानों के बीच में भी जब चर्चा होती है तो सुधार की अनेक प्रकार की गुंजाइशें अभी भी बनी हुई हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना में पूर्व में योजना का लाभ नहीं लेने वाले किसानों को लाभ दिलाने के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। सभी छोटे किसानों, पशुपालकों और मछुआरों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। इसी का भी एक बड़ा कार्यक्रम है। लगभग 15-16 लाख करोड़ रुपए किसानों को अल्पकालिक ऋण के रूप में मिलते हैं और कोविड कालखंड में भी ये कोशिश रही सरकार की कि जो किसान अभी इससे वंचित हैं उनको भी कवर किया जाए और 2 करोड़ से अधिक लोग इस कालखंड में भी नए KCC के कवर के नीचे आए। अब पशुपालकों को, मत्स्य पालकों को भी इस योजना के साथ जोड़ा गया है। तो स्वाभाविक रूप से इन योजनाओं में पैसा भी इन्वॉल्व है और छोटे से छोटा किसान इस योजना से लाभ ले सके, यह सरकार की लक्ष्य है और इसलिए इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में मंत्रालय तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन UNDP का भी इसमें योगदान होगा तो इस काम को हम और अच्छे से कर सकेंगे। पिछले समय जो स्कीम चल रही है उसमें भी
हम लोगों के संयुक्त रूप से काम करने का अनुभव अच्छा रहा है, लेकिन आने वाली कल में इसे और अच्छा कर सके, इसके लिए जो MOU आज किया गया है, इस अवसर पर मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने पिछले दिनों इस्राइल का दौरा किया। दौरे से लौटने के बाद कृषि मंत्री तोमर ने बताया कि बागवानी के क्षेत्र में इस्राइल की तकनीक का उपयोग देश में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी भारत में बागवानी के 29 एक्सीलेंस सेंटर चल रहे हैं, जिन्हें भविष्य में आगे बढ़ाया जाएगा। भारत और इजराइल का सहयोग काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। हम लोग हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में एक्सीलेंस सेंटर पर भी काम कर रहे हैं। लगभग 29 एक्सीलेंस सेंटर हमारे देश में बने हैं। उसमें इजराइल की टेक्नोलॉजी के साथ मिलाकर निश्चित रूप से उसका भी किसानों के लिए काफ़ी लाभ हो रहा है। और इस यात्रा में भी निश्चित रूप से काफ़ी कंपनीज से भी मिले, उनके संस्थान में भी गए और उनके मिनिस्टर्स से भी बातचीत हुई। और सभी लोग मतलब कुल मिला के हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है उसको देखकर बहुत उत्साहित हैं और अधिक से अधिक वो सहयोग कर सकें ऐसी इच्छा रखते हैं। और मैं समझता हूँ ये प्रवास बहुत अच्छा हुआ और बाकी हमारे जो विषय उनके साथ हैं उसके लिए एक वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा। उस समय सब अब बैठकर उन विषयों का निराकरण करेगा। अगली खबर हरियाणा से। पशुओं को हरा चारा मिल सके, इसके लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जाती हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य की गौशालाओं को हरा चारा उपलब्ध हो सके, इसके लिए चारा बिजाई योजना शुरू करने का फैसला लिया है। योजना के तहत किसानों को चारा उत्पादन के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। चारा बिजाई योजना के तहत यदि गौशालाओं के आसपास कोई किसान 10 एकड़ भूमि तक चारा उगाकर उसे गौशालाओं को आपसी सहमति के माध्यम से मुहैया करवाता है, तो राज्य सरकार द्वारा ऐसे किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ के अनुसार सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। ये राशि किसानों के खातों में DBT के माध्यम से पहुंचाई जाएगी। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री JP दलाल ने कहा कि चारा बिजाई योजना के आने से किसानों को भी लाभ होगा और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलने के साथ साथ गौशालाओं को भी लाभ और सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि चारा के लिए राज्य की 569 गौशालाओं को अप्रैल माह में 13.44 करोड़ रुपए की राशि मुहैया करवा दी गई है। कृषि मंत्री ने कहा कि गाय के गोबर से तैयार की गई खाद प्रॉम DAP खाद का विकल्प हो सकता है। प्रॉम खाद का निर्माण पिंजौर, हिसार और भिवानी की गौशालाओं में किया जा रहा है और इस खाद की निगरानी और जांच IIT HAU की लैब में हो चुकी है। उन्होंने कहा कि गाय के गोबर से पेंट, खाद और गैस बनाने का काम किया जा सका है और इस दिशा में विभिन्न कंपनियों ने गैस हेतु गौशालाओं के साथ समझौता भी किया है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि PM मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भी हर क्षेत्र में विकास कार्य जारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और जल शक्ति मंत्री ने जनहित में अमृत सरोवर का निर्माण किया है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में उनके साथ उत्तर के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी भाग लिया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हर जिले में कम से कम 75 तालाब या अमृत सरोवर बनाने का आह्वान किया था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले महीने अपने मन की बात कार्यक्रम में PM मोदी ने इस तालाब का जिक्र किया था। आज एक रविंद्र जी, गजल भारद्वाज जी, यहाँ की जो ग्राम सभा के लोग हैं, जो और भी यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, उन्होंने जिस मेहनत के साथ अमृत सरोवर के उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्प को साकार किया है, वो महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इतने बड़े देश में, इतने हर जगह, हर जनपद में, हर जिला, हर राज्य इस काम में लगा हुआ है।
और सूचना और प्रसारण, मत्स्य उद्योग, डेयरी और पशुपालन राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन बेंगलुरु के दौरे पर रहेंगे। डॉक्टर एल मुरुगन कर्नाटक में बौद्धिक मंच पर आयोजित एक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे और सामाजिक सुरक्षा पर योजना के मासिक अंक के विमोचन में भाग लेंगे। इसके साथ ही डॉक्टर एल मुरुगन कर्नाटक मिल्क फेडरेशन की इकाई मदर डेयरी और यलहंका का भी दौरा करेंगे। दशकों से जम्मू कश्मीर में जिला उधमपुर की थानोआ पंचायत को पानी की किल्लत का सामना था। गांव की महिलाओं को कपड़े धोने, बर्तन धोने, पशुओं के लिए पीने के पानी का इंतजाम करने और घर के अन्य कामों के लिए पानी की खातिर कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। लेकिन अब थानोआ पंचायत की ये परेशानी खत्म हो गई है, क्योंकि PRI कैपेक्स बजट के तहत PWD विभाग ने यहाँ बारिश के पानी को जमा करने और पानी बचाने के लिए पूर्ण मूल्यांकन का काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा भारत सरकार अमृत सरोवर योजना के तहत 4 नए तालाब बना रही है और शीघ्र ही 9 बड़े तालाबों का निर्माण भी किया जाने वाला है। भारत सरकार के इस कदम से थानोआ पंचायत के लोग काफ़ी खुश हैं। आज़ादी के बाद पहली बार सभी प्रकार की भारत सरकार और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश सरकारों की योजनाएं राजौरी जिले के सैरी ब्लॉक के नौशेरा उपमंडल में सीमावर्ती क्षेत्रों की पंचायतों के गरीब लोगों के दरवाजे तक सीधे पहुंचती हैं। सीमावर्ती क्षेत्र पंचायत सदस्यों का कहना है कि आज़ादी के बाद से पहली बार त्रिस्तरीय प्रणाली को मजबूत किया गया है और सभी प्रकार की योजनाएं सीमावर्ती क्षेत्रों के सीधे पहुँच रही हैं। पंचायत सभी प्रकार के सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास जैसे जल, टैंक, सड़क, ट्रैक्टर, कुआं, PMAY, मकान, बंकर, पक्के रास्ते बना रही है। भारत सरकार पंचायती राज प्रणाली को मजबूत करने के लिए सभी प्रकार की योजनाएं इतिहास में पहली बार सीमावर्ती क्षेत्रों की पंचायतों में सीधे पहुंचा पा रही है। पहले भी मकान मिलते थे लेकिन कम लोगों को मिले। आज सरकार ने जो है कोई आदमी नहीं छोड़ा, जो रह भी गए हैं उनको भी मिलने वाले हैं। उन लोगों को उम्मीद है कि बाकी लोगों को भी बने हैं, पहले तो हमारे भी बन जाएंगे। और बहुत से काम हो रहे हैं, पुलियाँ बन रही हैं, D चैनल वगैरह बन रहे हैं, छोटी छोटी गलियाँ लोगों की बन रही हैं जो लोगों को पहले उम्मीद नहीं थी, बैल बन रहे हैं, बावलियाँ बन रही हैं। तो आज लोग बड़े खुश हैं सरकार पे, इन सरकारी कामों पे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी पंचायत में काम जो है वो बहुत ही अच्छे चल रहे हैं और ये सब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है कि उन्होंने पंचायतों को इतना सशक्त बनाया, 3 टायर सिस्टम इंप्लीमेंट किया है। पंच, सरपंच, BDC, DDC सब 3 टायर सिस्टम बन चुका है और आज पंचायतों में बहुत ही अच्छे कार्य हो रहे हैं। चाहे आप कोई भी स्कीम है वो गरीब लोगों तक पहुँचती है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पहले पंचायतों के पास कुछ भी नहीं था, सिवा झगड़े सुलझाने के अलावा वो और कुछ नहीं करते थे। लेकिन आज पंचायतों के पास इतने फंड अवेलेबल हैं कि वो जो भी काम है उसे बहुत ही अच्छे तरीके से करवा सकते हैं। हमें जहां भी लगता है कि जिस चीज की जरूरत है, चाहे तो वो वेल की जरूरत है, कहीं पर रोड की जरूरत है, कहीं पर D चैनल की जरूरत है, जिस मुताबिक हमें जरूरत है हम वैसा ही प्लान बनाते हैं और उस प्लान को ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करते हैं और लोगों के काम जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहे हैं। पहले यहाँ बहुत प्रॉब्लम होती थी, पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग वगैरह जो भी होता था उसकी वजह से जो भी ट्रॉमा, जो भी हमारे पास कैजुअलिटीज़ आती थी यहाँ पे, तो कोई सेफ जगह नहीं थी उनको ट्रीट करने के लिए ट्रियाज में। बट अब इस कम्युनिटी बंकर के बनने के बाद स्टाफ वाले भी कोई भी अगर कैजुअलिटीज़ इन केस ऑफ शेलिंग, अब तो चलो थोड़ी कम हो रखी हैं, सीज फायर हो रखा है, बट इन केस ऐसा कुछ भी अगर होता है तो एक सेफ जगह है स्टाफ के लिए और कैजुअलिटीज़ के लिए, उनको फर्स्ट एड ट्रियाज वगैरह देने के लिए। इस पंचायत में बहुत से काम चल रहे हैं, जैसे ट्रैक्टर रोड है, गलियों का चल रहा है, D चैनल बन रहे हैं। जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमें भी पैसा मिला है, उसके तहत हम मकान बना रहे हैं जहां हम बिल्कुल बॉर्डर के साथ रहने वाले हैं। जो मोदी जी ने जो स्कीम चलाई है इसके तहत हमें जो पैसा मिला है, बहुत बहुत शुक्रिया मोदी जी का। हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा सुलह विधानसभा के परौर में आयोजित सरस मेला में वन, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने कहा कि इन मेलों का उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूहों को आगे लाकर उनको बढ़ावा देना है। जिला कांगड़ा में जायका के माध्यम से महिला सहायता समूहों को जोड़कर आजीविका मिशन से जोड़ा जाएगा, जिससे महिलाएं जायका, IDV
KFW के माध्यम से रोजगार अपना सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। उन्होंने कहा कि वन विभाग की योजनाओं के तहत कम से कम 3000 महिलाओं के घर तक पहुंचना चाहते हैं ताकि उनको स्वरोजगार और रोजगार के साधन दिए जा सकें। योजनाओं के तहत गांव के आसपास पेड़ों को लगाकर हरियाली को भी बहाल करना है। इसके बाद अगला सरस मेला नूरपुर में लगाया जा रहा है। पिछले महीने धर्मशाला में था, आज पालमपुर में है और उसके बाद नूरपुर में है। उसके बाद ये इसी तरीके से रूटीन में हर एक महीने के बाद चेंज होगा। सरस मेला बेसिकली हम जो महिला समूह हैं, वुमेन हेल्प ग्रुप्स हैं, उनको आगे ला के प्रमोट करना चाह रहे हैं। और जो जायका अब कांगड़ा में आया है उसमें महिला समूह को हम अपने साथ जोड़कर जायका के माध्यम से इनको जो है लाइवलीहुड मिशन से जोड़ना चाहते हैं। लाइवलीहुड मिशन का मतलब है कि किस तरीके से बहनें अपने लिए रोजगार का एक साधन जायका को बना पाएँ, IDP को बना पाएँ, KFW को बना पाएँ। और सरस मेले में आई हुई सकीना देवी ने कहा कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो हम उत्पाद बनाती हैं उन्हें हमें बेचने का मौका मिल रहा है, जिससे हमारी आय बढ़ रही है। सरकार को इस तरह के सरस मेलों का आयोजन करना चाहिए। जो महिलाएं प्रोडक्ट बनाती हैं तो उन्हें बेचने का मौका मिल रहा है और जो हमारी आमदनी है वो भी बढ़ रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि जैसे महीने या दूसरे महीने में जो है ऐसे जो सरस मेले जैसे लग रहा है, स्टॉल वगैरह लग रहे वो लगने चाहिए और महिलाओं का जो रोज़गार है वो बढ़ना चाहिए और इससे हमें बहुत अच्छी आमदनी हो रही है। वैसे तो महिलाएं बहुत प्रोडक्ट बनाती हैं तो उन्हें बेचने का मौका नहीं मिलता, तो जैसे ये स्टॉल लग रहे हैं तो हमें अपने सामान का बेचने का मौका मिला और हमारी आमदनी वो भी बढ़ रही है। और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली ज़िले में कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में मिसाल कायम हुई है और पूरे देश के सामने शानदार उदाहरण पेश किया गया है। इस आदिवासी बहुल जिला के गंभीर कुपोषण मामलों में सिर्फ 5 महीने में 50% की गिरावट दर्ज की गई है। कैसे बदली है ये तस्वीर, जानते हैं इस रिपोर्ट में। खिचड़ी, तिरंगा पराठा, तिल के लड्डू और ऐसे कई स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन का मजा लेते ये नन्हे मुन्ने बच्चे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में जिला परिषद के उस सफल प्रयास का सबूत हैं जिसके तहत बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने की शानदार पहल की गई है। इस आदिवासी बहुल क्षेत्र में कुपोषण के बढ़ते मामलों को देखते हुए गढ़चिरौली जिला परिषद ने केंद्रीकृत एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें 6 महीने से 6 साल की उम्र के कुपोषित बच्चों को विशेष आहार दिया जा रहा है, जैसे वेजिटेबल खिचड़ी, स्प्राउट्स कटलेट, मूंगफली कटलेट, गेहूं के आटे, चुकंदर की जड़, पालक और सोयाबीन के आटे से बना तिरंगा पराठा, कड़ी पत्ते से बनी सूखी चटनी और मुट्ठे, मूंगफली, गुड़ और तिल के लड्डू, कड़ी पत्ता चावल, हरे चने और सहजन के पत्तों से बना नाश्ता भी मेन्यू में शामिल है। इस पोषक आहार ने कुपोषित बच्चों को नया जीवन दे दिया है। हर महीने एक माता बैठक होती है, उनमें माताओं को समझाया कि सही पोषण का कितना महत्व होता है बालक के जीवन पे। उसके बाद उनको समझाया कि जो हम उनको जो डाइट दे रहे हैं, स्पेशल डाइट इनको कहते हैं, इसका क्या फ़ायदा है। और इसके बाद अभी ऐसा सिचुएशन है कि जो हम 10,000 बच्चों को देते हैं, अभी जो नॉर्मल कैटेगरी के बच्चे हैं जो कुपोषित नहीं हैं, उनके पेरेंट्स से भी डिमांड आ रहा है कि हमें भी दिया जाए। तो हमारा प्रयत्न ये रहेगा कि हम सारे बच्चों को कुछ दिनों में वो भी शुरू करें। जिले में पहले कुपोषित बच्चों की पहचान की गई, जिसकी संख्या थी करीब 10,500। पौष्टिक आहार ने ऐसा जादू किया, सिर्फ 5 महीने के अंदर यहाँ कुपोषण के मामलों में 45 से 50% की गिरावट आ गई। यहाँ पे जो कुपोषण का क्राइटेरिया होता है वो 3 क्राइटेरिया होता है: तीव्र कुपोषित, मध्यम कुपोषित और सीवियर अंडरवेट। तो ये तीनों कैटेगरी मिला के हमारे पास 10,041 बच्चे थे। हमने क्या किया था कि हमने 8 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं और ये हर दिन हफ्ते में 6 दिन सारे सैम, मैम, तीव्र कुपोषित, मध्यम कुपोषित और सीवियर अंडरवेट बच्चों को मिलता है, 10,500 बच्चों को। और इसमें तिरंगा पोड़ी है, वेज खिचड़ी है, मोहे का लड्डू है, जो लोकली अवेलेबल इंग्रेडिएंट हैं उनसे बनता है। और इसके पैसे 15 वित्त आयोग के जो पैसे ग्राम पंचायत को जाते हैं उनसे हमने उस फंड्स को यूज़ किया है। और इसका रिजल्ट ये हुआ है कि अभी कुपोषणता में करीबन 45 to 50% कमतरता 6 महीने में, पिछले 6 महीने में आई है। बच्चों के लिए खाना बनाने की जिम्मेदारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की है। यहीं एक मिनी किचन तैयार किया गया है। विभाग की ओर से हर कुपोषित बच्चे को कार्यक्रम में 100 रुपए भी दिए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।
और आइए अब देखते हैं कि इस मौसम में किसान कैसे करें अपनी फसलों का रखरखाव। बिहार के मधेपुरा के किसान मक्के की फसल में जल जमाव न होने दे, इनके खेतों में से अतिरिक्त पानी निकालने के लिए जल निकासी की व्यवस्था कर ले। जिन खेतों में धान बोनी है उनमें हरी खाद के लिए ढैंचे की बुआई शुरू कर सकते हैं। अगर आम के पौधों में लाल बैंडेड मैंगो कैटरपिलर देखा जा रहा है तो किसान उचित कीटनाशकों का छिड़काव करे। बैंगन में भी इस समय फल छेदक कीट देखा जाता है तो किसान इसकी पैदावार बनाए रखने के लिए उचित कीटनाशकों का इस्तेमाल करे। बिहार के पूर्णिया के किसान मखानी की रुपाई के 10 से 15 दिन बाद इसमें नीम के तेल का छिड़काव करे। यहाँ के किसान अच्छे किस्म के जूट यानी पटसन की बुआई शुरू कर सकते हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश के किसान झूम धान की निराई कर ले। अरुणाचल प्रदेश के जिन इलाकों में बारिश हो रही है वहाँ के मक्का की विशेष देखभाल करे। अगर कुछ पौधों को नुकसान पहुँचा है तो उन्हें हटाकर वहाँ नए बीज बो दे। बोए गए भाग को प्राकृतिक रूप से मौजूद मल्चिंग से ढक दे। साथ ही निराई गुड़ाई भी कर ले। मिर्च की पौध को अच्छी तरह तैयार खेत में सावधानी से रोपे। इस समय यहाँ के किसान फ्रेंच बीन्स की निराई कर सकते हैं। पौधों के खराब और सड़ चुके हिस्सों को तोड़कर खेत से बाहर कर दे। असम में किसान आहू धान की रुपाई कर ले। इसकी फसल में यूरिया और उचित कीटनाशकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ केले की रुपाई भी की जा सकती है जिसमें पौधों की उचित दूरी का ध्यान रखे। नेपियर, गिनी और कंगनी जैसी चारा फसलों को भी इस समय लगा सकते हैं। असम के किसान इस मौसम में जूट की बुआई कर ले। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और अब नजर डालेंगे खास खबर पर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में शुक्रवार की सुबह आतंकवादियों ने स्पेशल पुलिस ऑफिसर रियाज अहमद ठोकर के आवास पर गोलियां चलाईं। इसमें वह घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया है। आतंकवादियों की तलाश में सुरक्षा बलों ने अभियान शुरू कर दिया है। देश में कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर के पिछले 24 घंटों में 2,841 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 3,295 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हुए हैं। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 190.99 करोड़ से अधिक कोविड
रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 14 लाख से अधिक टीके लगाए गए। राजधानी दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी की कार्रवाई लगातार जारी है। गुरुवार को भी राजधानी के कई इलाकों में बुलडोजर चलाया गया। गुरुवार को एमसीडी की कार्रवाई मदनपुर खादर, खयाला, विष्णु गार्डन, पटेल नगर, अमर कॉलोनी, रोहिणी जैसे इलाकों में हुई। वहीं उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने अमर कॉलोनी और रोहिणी के एन काजू मार्ग से अतिक्रमण को हटाया। हालांकि यहां पर कई लोग खुद ही अस्थायी ढांचों को हटाना शुरू कर रहे हैं। दिल्ली के कीर्ति नगर औद्योगिक क्षेत्र की 3 फैक्ट्रियों में गुरुवार देर रात करीब 1:30 बजे आग लग गई। सूचना मिलने पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। जानकारी के अनुसार दिल्ली फायर ब्रिगेड को आधी रात के करीब कीर्ति नगर औद्योगिक क्षेत्र में आग लगने की सूचना मिली थी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गुरुवार शुक्रवार की रात मनेरी डैम के पास बाढ़ आ गई। इलाके में नदी का जलस्तर बढ़ जाने से एक टापू पर कुछ लोग फंस गए। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। केदारनाथ में तीर्थयात्रियों के अभूतपूर्व आगमन के कारण केदारनाथ मंदिर में सुरक्षा और दर्शन को सुव्यवस्थित करने के लिए आईटीबीपी की तैनाती कर दी गई है। मंदिर में प्रतिदिन 20,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं और सोनप्रयाग, ओखीमठ और केदारनाथ जैसे स्थानों पर केदारनाथ घाटी में आने जाने वाले तीर्थयात्रियों की भीड़ बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा हुआ है। एयरपोर्ट पर एक राजकीय हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह हादसा लैंडिंग के दौरान पेश आया। हादसे में 2 पायलट्स की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके बताया कि हादसे में दोनों पायलट कैप्टन पांडा और कैप्टन श्रीवास्तव की मौत हो गई है। उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। राजस्थान में भीषण गर्मी से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। कल जालौर और श्रीगंगानगर सहित 8 जिलों में अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा, जबकि बाड़मेर में तापमान 48.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने राजस्थान के 6 जिलों में शुक्रवार को प्रचंड गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही हमें दीजिए आज्ञा। कृषि संबंधित जानकारी के लिए देखते रहिए डीटी किसान। और नींद न आना, थकान और तेज धड़कन, सांस में परेशानी और नाक से खून आना हो सकते हैं हाइपरटेंशन के लक्षण। विश्व हाइपरटेंशन दिवस पर विशेष सुने अपने दिल की, बीमारी से पहले देता है संकेत। एक जागरूकता देखिए स्वस्थ किसान लाइव इस शनिवार शाम 6 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर। 350 ईसा पूर्व भारत, एक सोने की चिड़िया जो कभी किसी पिंजरे में नहीं आई। इस चिड़िया का शिकार मैं करूंगा। जो दुनिया जीत के आया था, उसे खाली हाथ लौटाया था। ऐसा कोई पिंजरा नहीं बना जो भारत को कैद कर सके। पोरस सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। अनाज, दालें या सब्जियों का हाल, भाव हो मसालों का या तिलहनों की चाल, कब बेचने हैं फल, जानकार सुझाएंगे सब बातों का हल। हर फसल पे नजर, हर मंडी की खबर। मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे। खेती की उन्नत तकनीक हो या हो नवाचार, आधुनिक पशुपालन हो या दूध की बहती धार, बात सफल किसानों की या नए कृषि व्यवहार, 5 दशक का साथी, 5 दशक का अपनापन। कृषि दर्शन सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।